स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी चर्चा कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। संपूर्ण साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की क्लासेस लेकर के हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत से क्लासेस में बहुत से टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के दृष्टि से उन्हें कवर किया हुआ है। आप अगर पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्किनर को पढ़ा था, पावलोव को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक जो है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बहुत कम समय में कम शब्दों में पढ़ते हैं, जितने से आपका काम चल जाए और खूब अच्छे से नंबर आप ले आ सकते हैं। ठीक है, चलो समय को बहुत न लेते हुए आपको बहुत आराम से शॉर्ट में पढ़ाते हैं हम। थॉर्नडाइक के बारे में अधिगम का एक महान मनोवैज्ञानिक जो अधिगम टॉपिक से संबंधित है उसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। थॉर्नडाइक के बारे में एक छोटा सा परिचय। थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने जिस सिद्धांत को दिया उसे हम SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। थॉर्नडाइक ने जिस सिद्धांत को दिया उसे हम SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो इन्होंने दो किताब लिखी थी। एक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में, और दूसरा था एजुकेशनल साइकोलॉजी। दो किताबें इनकी हैं। दोनों किताबों को आपको याद रखना चाहिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी, सुपर टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए संबंधवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर आपसे कोई पूछे कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद है क्या, इस शब्द को हम समझते हैं। संबंधवाद को उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनना, उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनना क्या कहलाता है? संबंधवाद कहलाता है। उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बनना संबंधवाद कहलाता है। अब देखिए, इस संबंधवाद के जनक के रूप में ये हैं, लेकिन इससे पहले भी इस संबंध पर पावलोव और स्किनर चर्चा कर चुके हैं। पावलोव और स्किनर महोदय दोनों लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध के बारे में सबसे अच्छा विश्लेषण अगर कोई करता है तो उनका नाम क्या है? थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पांस होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, लेकिन उसका आधार पुनर्बलन होता है। एक बड़ी बात आपको यहां समझना है कि पावलोव ने कहा था कि जो हमारी रिस्पांस होते हैं, जो अनुक्रियाएं होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? स्टिमुलस पर। ओके, ठीक है। और जो ये थे स्किनर ने कहा कि हमारे जो रिस्पांस होते हैं वो डिपेंड करते हैं पुनर्बलन पर, रीइंफोर्समेंट पर, या हम ऐसा कह सकते हैं सबलीकरण पर। ठीक है, सबलीकरण पर। दो पक्षों की चर्चा पावलोव भी कर रहे हैं और स्किनर भी कर रहे हैं। लेकिन जो थॉर्नडाइक ने कहा कि हमारे रिस्पांस स्टिमुलस से किस प्रकार संबंधित होते हैं, जब उन्हें क्या प्राप्त होता है? पुनर्बलन प्राप्त होता है। सपोज दैट आपके पास 4 मित्र हैं, आपको एक दिन पैसे की आवश्यकता पड़ी, आपने पहले व्यक्ति से मांगा, उसने मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति से मांगा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे व्यक्ति से मांगा, उसने भी मना कर दिया। जब आपने चौथे व्यक्ति से पैसा मांगा तो चौथे व्यक्ति ने आपको मान लीजिए 2000 रुपए दे दिए। 2000 रुपए दे दिए। अब आप क्या हो गए? वो व्यक्ति क्या हो गया? स्टिमुलस। आपने जो मांगने की क्रिया की पैसे को उधार के रूप में कुछ दिनों के लिए, वो क्या था? रिस्पांस था या प्रतिक्रिया थी? या अब आपका संबंध किस व्यक्ति से बना, हम आपको ये सिखाना चाहते थे। बाकी ये बहुत सटीक उदाहरण नहीं हो सकता। हम ये आपको दिखाना चाहते थे कि आपका जो रिलेशन है किससे अच्छा बनेगा, जहां पर आपको पुनर्बलन की प्राप्ति होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पुनर्बलन को हम व्यवहारिक भाषा में संतुष्टि कह सकते हैं। जहां से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, जहां से संतुष्टि प्राप्त होगी, उसी व्यक्ति से आपका संबंध अच्छा बनेगा। तो कहने का मतलब जो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध है वो थॉर्नडाइक के अनुसार किस पे डिपेंड होता है? पुनर्बलन पर डिपेंड होता है।
ये कौन कह रहा है? थॉर्नडाइक कह रहे हैं। इसी को किस नाम से प्रसिद्ध करते हैं? संबंधवाद के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। संबंधवाद का मतलब क्या है? उद्दीपक के साथ अनुक्रिया का संबंध बन जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं। इसलिए इसे हम एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। समर्थक के रूप में आप देखिए कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत केवल थॉर्नडाइक के द्वारा ही नहीं, बल्कि ये एक आप ऐसा कह सकते हैं संप्रदाय के रूप में है, स्कूल के रूप में है, जिसके समर्थक कौन कौन थे? वुडवर्थ थे, पावलोव थे, वॉटसन थे, गुथरी थे और टॉलमैन थे। ये जो व्यवहार शब्द है ना, व्यवहार शब्द के समर्थक या व्यवहारवादी आप जिसे कह सकते हैं, इन लोगों को कह सकते हैं। जिसे आप व्यवहारवाद के जनक के रूप में आपने वाटसन को पढ़ा था। बाकी सारे लोग किस रूप में उपस्थित थे? समर्थक के रूप में उपस्थित थे। चलो इस थ्योरी के समर्थक कौन कौन है, मैंने उसके नाम आपको बताए। अब आप देखिए कि इन्होंने, अब हम मेन प्रयोग पढ़ते हैं थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक महोदय ने कई जीवों पर प्रयोग किया। मानव पर भी प्रयोग किया, मुर्गी पर भी प्रयोग किया, बिल्ली पर भी प्रयोग किया, मछली पर, बंदर पर, कुत्ते पर। लेकिन कुत्ते के लिए वास्तव में जो फेमस है उसका नाम क्या था? आप लोग पढ़ चुके हैं, उसे हम पावलोव कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा जी, अगर इस मनुष्य को, इस मानव को हम वनमानुष कह दें तो वनमानुष किसने किया? कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है। अब देखिए इस बिल्ली पर प्रयोग के लिए ये फेमस होते हैं। चूहे और कबूतर पर स्किनर ने किया। जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक प्रसिद्ध केवल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं किस पर प्रयोग करने के लिए? बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए। अक्सर हम लोग ऐसे कहावत में कहते हैं, मजे में कहते हैं कि पावलोव का कुत्ता, स्किनर का चूहा और कबूतर और थॉर्नडाइक की बिल्ली। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। आइए देखते हैं इन्होंने बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको समझने वाली बात यह है कि पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक में जो पावलोव का कुत्ता है वो निष्क्रिय रूप में है, वो सक्रिय रूप में नहीं है। लेकिन स्किनर का चूहा और कबूतर, थॉर्नडाइक की बिल्ली, ये सब किस अवस्था में हैं? ये सब इस प्रयोग में सक्रिय अवस्था में उपस्थित हैं। एक ये बहुत बड़ा अंतर है पावलोव के बीच में और थॉर्नडाइक और स्किनर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि इन्होंने एक संबंधवाद को किस नाम से प्रसिद्ध किया। जैसे आपने पिछले थ्योरी में देखा था कि एक सिद्धांत के कई नाम होते हैं, वैसे भी थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम प्रयास करते हैं तो हमसे क्या होती है? शुरुआत में त्रुटियां होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाता है और एक संबंध स्थापित हो जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, और इसी को हम क्या कहते हैं? एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी कहते हैं। इन्होंने एक बॉक्स में बिल्ली को रखा। ठीक है। एक लीवर था, लीवर के दबते ही ये गेट खुल जाता था। यहाँ पे फूड रखा हुआ था, कुछ फिश वगैरह रखी थी, बिल्ली बाहर आती थी और इसे खा जाती थी। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, बिल्ली का भूखी होना आवश्यक है। अगर आप स्कूल जाएं तो आपके अंदर पढ़ने की इच्छा का होना आवश्यक है। टेट, सीटेट, सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर एक उत्सुकता, एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब करने की। अगर ये उत्सुकता, ये अभिप्रेरणा नहीं है तो आप उतने लगन से नहीं पढ़ सकते जितनी लगन से एक उत्सुकता वाला व्यक्ति या अभिप्रेरित व्यक्ति पढ़ेगा। ठीक है। तो बिल्ली का भूखी होना आवश्यक है। भूखी होने पर ही ये प्रयास करेगी। शुरुआत में इस प्रयास में त्रुटि होगी, लेकिन धीरे धीरे इस त्रुटि का परसेंटेज कम होता जाएगा।
जितना प्रयास करेंगे हम उतनी त्रुटियां हमसे कम होंगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्ली सीख जाएगी और स्मार्ट हो जाएगी। आते ही इस लीवर को दबाएगी, गेट खुलेगा और जा करके खाना खाएगी और आकर के फिर से यहीं सो जाएगी। फिर भूख लगेगा, फिर आराम से गेट खोलेगी, जाएगी, इसे खाएगी, फिर आकर के सो जाएगी। कहने का मतलब कि ये सीख जाएगी, ये सीख जाएगी कि गेट कैसे खोला जाता है और भोजन हमें कैसे प्राप्त होगा। इसी सीखने को, इसी अधिगम को थॉर्नडाइक ने संबंधवाद कहा। इसी सीखने को, इसी अधिगम को थॉर्नडाइक ने क्या कहा? संबंधवाद नाम दिया। इसी सीखने को थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया? संबंधवाद शब्द का प्रयोग किया। अर्थात अब बिल्ली सीख चुकी है, बिल्ली के अंदर जो भूख है वो संतुष्टि के लिए अब वो सीख चुकी है कि ये गेट कैसे खुलेगा और हमें अभिप्रेरणा या पुनर्बलन जो भोजन के रूप में उपस्थित है वो कैसे प्राप्त होगी। यहां दो कंडीशन इन्होंने बताया। थॉर्नडाइक ने यहां पर दो कंडीशन बताया। इन्होंने दो शर्तें रखी। एक शर्त यह रखी कि बिल्ली का भूखा होना आवश्यक है। एक शर्त क्या रखी? कि बिल्ली का भूखा होना आवश्यक है। और दूसरी शर्त क्या रखी? कि भोजन का प्राप्त होना भी आवश्यक है। अगर आप बहुत पढ़ने के इच्छुक हैं और हमारी क्लास में आए तो आपको कंटेंट या मैटर भी मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत पढ़ने की इच्छा है, तो भी बेकार है। अगर भूखी बिल्ली ना होती तो वो अनुक्रियाएं ना करती, सबसे पहली कंडीशन। और बार बार अनुक्रिया करने के लिए उसे भोजन का प्राप्त होना आवश्यक है। याद रखिएगा भैया, इस भोजन को हम रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के रूप में इस सिद्धांत में देखेंगे। अर्थात अगर बिल्ली को पुनर्बलन प्राप्त नहीं होगा तो वो जो अनुक्रिया कर रही थी वो अनुक्रिया नहीं करेगी। बालक से किसी कार्य को अगर बार बार करवाना है तो उसे पुनर्बलन देना आवश्यक होगा। बिना पुनर्बलन के वो किसी कार्य को बार बार नहीं करेगा। पुनर्बलन दो प्रकार का होगा, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सकारात्मक पुनर्बलन की, नकारात्मक पुनर्बलन की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो शर्तें हो गई थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। ये हमने एक ग्राफ आपको बनाया है, एक परसेंटेज हमने आपको दिखाया है ताकि आप और आसानी से समझ जाएं। यदि आप 10% का प्रयास करते हैं तो 90% त्रुटि होने की चांस है। अगर आप 50% प्रयास करते हैं तो 50% त्रुटियां होने के चांस हैं। 70% प्रयास करते हैं तो त्रुटियां 30% हो सकती हैं। अगर आप 90% प्रयास करते हैं तो त्रुटि का जो परसेंटेज है वो 10% हो जाता है। कहने का मतलब जितना अधिक प्रयास हम करेंगे उतना जो त्रुटियों का परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा। इसी को इन्होंने, थॉर्नडाइक ने क्या कहा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अर्थात आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करेंगे, एक बालक अपने जीवन में कैसे इसे शिक्षक कैसे लागू कराएगा। बालक पहले किसी चीज को सीखने का प्रयास करेगा और फिर त्रुटियां करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटियां करेगा। इसी क्रम में वो आगे बढ़ता चला आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका प्रयास अधिकतम होगा और त्रुटि होने के जो चांस हैं वो कम होंगे। इसी को हम संबंधवाद कहते हैं, या इसी को हम अधिगम कहते हैं, या इसी को हम सीखना कहते हैं। आई बात समझ में? जब आप शुरुआत में साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपने काफी बार प्रयास किया होगा, बहुत गलतियां किए होंगे, गिरे होंगे, चोट लगी होगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपका प्रयास बहुत ज्यादा हो गया, तब जो गलतियां थी उनका परसेंटेज कम हो गया और आप साइकिल चलाना सीख गए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी सवाल को कर रहे हैं, एक बार करेंगे तो एग्जाम में गलती होने के चांस अधिक हैं। अगर उसे रिवीजन बार बार करेंगे, 10 बार 15 बार उस सवाल को लगाएंगे, तो आप श्योर रहिए कि वो सवाल आपका एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ से आगे हमने ये देखा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कितने नाम हैं। अच्छा, एक बात आपको पूरे साइकोलॉजी में ये समझनी है, अधिगम के चैप्टर में विशेष तौर से ये समझना है कि मनोवैज्ञानिक के तो एक ही नाम है, मनोवैज्ञानिकों के अनेक नाम नहीं हैं, लेकिन जो उनके द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं
उन सिद्धांतों के अनेक नाम हो सकते हैं और किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनके विभिन्न नामों को भी जानते रहें। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उनके विभिन्न नामों को भी जानते रहें। चलिए आइए देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का सबसे पहला नाम क्या है। एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी इसे कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कहते हैं। इसे हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, ये आपने पढ़ा। इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया, चाहे ये कह लीजिए इंग्लिश में, चाहे ये कह लीजिए, बात एक ही है। इसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, जी अभी अभी हम लोगों ने देखा। और इसे हम चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे हम चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम कौन सा कार्य करें, है ना। बिल्ली ने तो ऐसा तो है नहीं पहली बार में सीख गई होगी, उसने कई गलत प्रयास किए होंगे, फिर उसने सिलेक्ट किया होगा कि हाँ अब हमें इसी दिशा में कार्य करना है। जब आप चूज करते हैं कि नहीं अब हमको 4-5 किताबें नहीं केवल एक किताब पढ़ना है, अगर अच्छे नंबर ले आने हैं एक ही किताब को कई बार पढ़ना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चयन। और जब उस किताब की सारी चीजें आपको आने लगती हैं, आपका संबंध स्थापित हो जाता है उन बातों से, उन फैक्ट्स से, इसी को हम क्या कहते हैं, चयन और संबंध का सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बच्चों इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में श्योर 100% आपसे कोई ना कोई नाम पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम से संबंधित कुछ नियम भी इन्होंने बताए थे। अधिगम से संबंधित कुछ नियम भी इन्होंने बताए थे, जिसे हम मुख्य नियम और गौड़ नियम के रूप में आपके सामने रखते हैं। हमने कहा कि इन्होंने 3 नियम बताए। एक नियम इन्होंने बताया तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम, है ना। इसे अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। ये क्या है सर, जल्दी से आप मुझे समझाओ कि तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत क्या कहता है। तत्परता को समझने के लिए आपको, तत्परता को हम रेडीनेस कहते हैं। तत्परता को हम क्या कहते हैं, तत्परता को हम रेडीनेस कहते हैं। तत्परता का सिद्धांत ये कहता है, तत्परता को समझने के लिए 3 बातें मैं आपको समझाता हूं। हमने कहा कि निश्चित समय, निश्चित आपके सापेक्ष में इस बात को मैं समझा रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि आप पढ़ने के प्रति तत्पर हैं कि नहीं, आप पढ़ने के प्रति तत्पर हैं कि नहीं, हम ये देखना चाहते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पढ़ने के लिए रेडीनेस है कि नहीं, तो 3 कंडीशन आपको, हम 3 कंडीशन पर आपकी जांच हम करते हैं। हमने कहा एक निश्चित समय होना चाहिए, और निश्चित विषय होना चाहिए, और निश्चित विषय होना चाहिए, और साथ ही साथ उस काम को रोजाना आपके द्वारा किया जाना चाहिए। माना कि 8 से 9 हमारा क्या है, निश्चित समय। 8 से 9 में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं रोजाना, ये क्या हो गया, निश्चित विषय हो गया। और रोजाना हम पढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रेडीनेस। एक भी दिन हम छुट्टी नहीं लेते, एक भी दिन हम गैप नहीं करते हैं। तो तत्परता का मतलब किसी कार्य को नियमित रूप से करना, निश्चित समय पर निश्चित विषय को रोजाना पढ़ना। लेकिन दूसरा सिद्धांत भी यहाँ कार्य करता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि साइकोलॉजी में तो मान लो 20 चैप्टर हैं, है ना, ये 15 से 20 चैप्टर हैं। अगर आप निश्चित समय पर रोजाना उसी विषय को पढ़ोगे तो किसी दिन 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4, 5 आप ऐसे पढ़ते चले जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये विषय तैयार हो गया? नहीं। दूसरा ये कहता है कि हमें अभ्यास भी करते रहना है। अगर हम एक दिन में पहला चैप्टर पढ़े, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम पहले चैप्टर का कल अभ्यास भी करेंगे। अर्थात अभ्यास का मतलब हमारा इस यहाँ किससे है, क्वेश्चंस से है। तो केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आपको अटेंड करना होगा। और तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है, प्रभाव का नियम का मतलब बहुत सिंपल भाषा में इसे हम कह सकते हैं संतुष्टि का नियम, संतुष्टि का सिद्धांत। जिस कार्य को करने पर हमें संतुष्टि मिलती है, उसी कार्य को हम बार बार करना चाहते हैं। जिस कार्य को करने से हमें नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है, उस कार्य को हम करने से बचते हैं। उस कार्य को हम करने से क्या होता है, हम बचते हैं।
अर्थात प्रभाव का नियम क्या कहता है कि हमें अगर किसी कार्य को करने के बाद संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस कार्य को हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज जिस नकारात्मक अगर हमें एनर्जी मिलती है तो उस कार्य को हम नहीं करेंगे। बालक भी यही करता है, जिस कार्य को करने से उसे खुशी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, उस कार्य को वो करता है, अदरवाइज उस कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसको करने से उसे नकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक गिफ्ट दंड मिलता है, एक्सेट्रा जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? संतुष्टि, है ना। अगर किसी विषय को पढ़ने के बाद संतुष्टि हमें मिली तो हम खुश हो जाते हैं, कल फिर उस विषय को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं मिलती तो उस विषय को हम पढ़ने से थोड़ा सा इतराते हैं या उससे हम भागते हैं। आइए और क्या समझना है यहाँ। ये जो दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को यहाँ दो भागों में बांटा गया। अभ्यास के नियम को यहाँ दो भागों में बांटा गया, उपयोग और अनुपयोग। बहुत बड़ी बात है, क्या हम ऐसी किताब से अभ्यास कर रहे हैं जिसमें प्रश्नों का संकलन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सही नहीं है? क्या हम एक ही प्रश्न को, एक ही चैप्टर को 5 दिन से पढ़ रहे हैं? ये सब मायने रखते हैं। इसलिए अगर आप अभ्यास करिएगा तो उपयोगी अभ्यास करिएगा, ना कि अनुपयोगी अभ्यास करिएगा। सोचो थॉर्नडाइक कितनी बड़ी बात है, बिल्ली के माध्यम से, अपने सिद्धांत के माध्यम से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं किस प्रकार से उन्हें बहुत परिपक्व रूप में विकसित करना चाहते हैं। गौड़ नियम आपके सामने है, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति, तत्वों का पूर्ण समर्थता, सदस्यता, इनके नाम आप ऐसे ही याद कर लीजिए। इनकी संख्या याद कर लीजिएगा कि कितने होते हैं। गौड़ नियम 5 हैं और पहले को याद रख लीजिएगा बहु अनुक्रिया, अंतिम वाले को याद रखिएगा साहचर्य परिवर्तन। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है। तो आपने देखा कि हमने मुख्य नियम भी पढ़े, गौड़ नियम भी पढ़े, पावलोव को पढ़ चुके हम लोग, स्किनर को पढ़ चुके, आज थॉर्नडाइक को भी हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। और इससे पहले की क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।